अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। कृषि आदानों को खरीदते समय ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए गर्मी के मौसम में कैसे करें मुर्गियों की देखरेख। पॉली हाउस में खेती करके किसान ले सकते हैं अच्छी आय। प्रदेश के कुछ किसान भाई कृषि में प्रयोग होने वाले प्रमुख आदानों जैसे बीज, उर्वरक और कृषि सुरक्षा में उपयोग की जाने वाली रासायनिक दवाओं को खरीदते समय अक्सर ठगी का शिकार हो जाते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को आने वाले समय में काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। अतः इस तरह की समस्या से बचने के लिए वे इन आदानों को खरीदते समय कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखें, तो इस विषय पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। किसान भाइयों, बीज, उर्वरक एवं कृषि सुरक्षा में उपयुक्त होने वाली रासायनिक दवाओं को खरीदते समय कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे किसी प्रकार का धोखा होने से बचा जा सके। प्राय देखने में आता है कि विक्रेताओं द्वारा मिलावटी या अशुद्ध या वैधता समय निकलने के बाद भी किसानों को बेच दिया जाता है, जिस कारण किसान भाई ठगी के शिकार हो जाते हैं और आने वाले समय में किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, बीज, उर्वरक एवं कीट रोग नाशी रसायनों को खरीदते समय आगे बताई जा रही सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप बीजों को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको किस फसल की कितने क्षेत्र में खेती करनी है। उसी के अनुरूप आप बीज की खरीदारी करें। अनावश्यक तथा अत्यधिक मात्रा में बीज की खरीदारी नहीं करें। यदि आपको बीजोत्पादन करना है तो आधार बीज हेतु प्रजनक बीज की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह यदि प्रमाणित बीज का उत्पादन करना है तो आधार बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए विभिन्न प्रकार के बीजों के पैकेट के ऊपर विभिन्न रंगों के टैग लगे रहते हैं। उसे देखकर आप बीज की श्रेणी की पहचान कर सकते हैं। जैसे आधार बीज के लिए सफेद टैग का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह प्रमाणित बीज के लिए नीले रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है तथा प्रजनक बीज के लिए सुनहरा पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। आप हमेशा अच्छी साख वाली, विश्वसनीय एवं पंजीकृत दुकान से ही बीज को खरीदें। साथ ही ये भी देख लें कि बैग कहीं से कटा फटा तो नहीं है और कहीं हाथ से सिलाई तो नहीं की गई है, एवं बैग की सिलाई के अंत में सील दुरुस्त है। बीज की प्रमाणीकरण वैधता समय सीमा समाप्त हो गई हो या जल्दी ही समाप्त होने वाली हो तो ऐसे बीज को नहीं खरीदना चाहिए। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं उर्वरक खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातों की। तो उर्वरक को भी बीज की तरह विश्वसनीय संस्था से ही खरीदें, क्योंकि उर्वरकों में आजकल मिलावट की काफी शिकायत मिल रही है। खुला हुआ उर्वरक नहीं खरीदना चाहिए, हमेशा इनका पूरा बैग ही खरीदें। साथ ही यह भी देख लें कि कहीं बैग कटा फटा तो नहीं है या कहीं से हाथ से सिलाई तो नहीं की गई। इसके अलावा ये भी देख लेना जरूरी है कि उर्वरक के बैग में ढेले तो नहीं बन गए हैं। ऐसे उर्वरकों को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इनकी गुणवत्ता खराब हो जाती है।
किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं शाकनाशी, कीट एवं रोगनाशी रसायन खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातों की। तो इनको भी बीज एवं उर्वरक की तरह ही विश्वसनीय संस्था से खरीदें एवं खरीदते समय इनके उपयोग की अंतिम तिथि अवश्य देख लें। जिनके उपयोग की अंतिम तिथि समाप्त हो गई हो उसे कदापि न खरीदें। इनके डिब्बे किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए और रिसाव युक्त रसायन के डिब्बों को भी नहीं खरीदना चाहिए। डिब्बों की सील टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें, बीज, उर्वरक तथा रसायन खरीदते समय दुकानदार से पक्की रसीद लेना न भूलें, जिस पर खरीद का दिनांक, खरीद की गई वस्तु का नाम, मात्रा, मूल्य, बैच नंबर तथा उपयोग की अंतिम तिथि आदि सभी सूचना रसीद पर लिखी होनी चाहिए। किसान भाइयों, बताई गई इन बातों को ध्यान में रखकर यदि आप बीज, उर्वरक एवं रसायनों की खरीद करते हैं तो आप धोखा एवं नुकसान से बच सकते हैं। साथ ही आप इन कृषि आदानों के प्रयोग से आने वाले समय में अधिक उपज प्राप्त कर लाभ कमा सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मुर्गी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है और इस व्यवसाय से बहुत से किसान भाई अच्छा लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन तापमान में बढ़ोतरी के कारण मुर्गियों में कुछ समस्याएं देखने में आती है, जिसके फलस्वरूप मुर्गियां दाना खाना बंद कर देती हैं और इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लिहाजा इससे उनका उत्पादन भी घट जाता है और इस तरह की समस्या से निजात पाने के लिए ग्राम दोकुली, जिला कानपुर देहात के एक मुर्गी पालक भाई जानकारी चाहते हैं। नाम शैलेंद्र कुशवाहा है। मैं ग्राम देवकुली, पोस्ट रायपुर, जिला कानपुर देहात, सरवणखेड़ा ब्लॉक से हूँ। जी, मेरा व्यवसाय ये पोल्ट्री फार्म है और जी मैं 2-3 वर्षों से कर रहा हूँ। और इस समय सर गर्मी की वजह से ना थोड़ा रख रखाव में दिक्कत है और उसी की जानकारी चाहता हूँ। इन मुर्गी पालक की समस्या के समाधान के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया शिवली कानपुर देहात के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोमेश निगम से। हमारे मुर्गी पालक भाई गर्मी के द्वारा होने वाले कुप्रभाव से अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए उनके आवास का प्रबंधन किस तरह से करें, आइए जानते हैं। इस मौसम में किसान भाई एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जो चारों तरफ फार्म में पर्दे लगे रहते हैं, किसान लोग पर्दे नीचे से ऊपर की तरफ खोलते हैं। ये टेक्निकली बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसको खोलने से जो हवा जो चल रही है, हवा डायरेक्ट बर्ड को लगती है और बर्ड को लगने के कारण में एक CRD डिजीज होती है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, जिससे बर्ड हमेशा खक खक करते हुए आवाज करेगा। इसलिए कभी भी गलती से, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, पर्दे हमेशा ऊपर से नीचे खोलने चाहिए, ना कि नीचे से ऊपर। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो फार्म है उस फार्म में जो पानी आप ड्रिंकर में रखते हैं वो ड्रिंकर का पानी हमेशा फ्रेश दीजिए। चेंज बहुत जल्दी जल्दी करिए। जितना ठंडा पानी देंगे उतना बर्ड ज़्यादा इंटेक करेगा और उतना बर्ड अपने आप को ग्रोथ के हिसाब से मेंटेन करके चलेगा। कूलर ऐसा लगाइए भैया कि उमस न बनने पावे। हमारा कूलर लगाने का पर्पज़ ये नहीं है कि उसको ठंडी हवा देना है। हमारा कूलर लगाने का पर्पज़ है कि हवा का सर्कुलेशन होता रहे। हवा जितनी ज़्यादा सर्कुलेट करता रहेगा कूलर, उतना अच्छा ग्रोथ होगा। हमारे जो मुर्गी पालक भाई इस समय मुर्गियों की चूजों को मुर्गी आवास में लाते हैं, वो मुर्गी आवास में उन चूजों को गर्मी और विभिन्न रोगों से बचाने के लिए उनकी देखरेख और प्रबंधन किस तरह से करें, आइए जानते हैं। जब भी आप लोग चिक्स डालें शुरुआत में या मुर्गी के बच्चे डालें आप, तो आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि चिक्स आप तभी उतारें जब मौसम ठंडा हो, या तो सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग या शाम लेट इन द इवनिंग में उतारें। और चिक्स उतारने के तुरंत बाद में ही चिक्स को, जो बच्चा है उसको तुरंत ही गुड़ का पानी दें। और गुड़ का पानी भी एक रेशियो के हिसाब से 1 किलोग्राम 1000 चिक्स के ऊपर में देना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, गर्मी का मौसम है, गुड़ दे रहे हैं तो साथ में उसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट जरूर दें।
इलेक्ट्रोलाइट कई नाम से मार्केट में आता है, जैसे वेनलाइट आता है। इससे बहुत फायदा होता है कि जैसे गुड़ आप जब देते हैं तो गुड़ चूंकि जर्दी को पिघलाता है, लेकिन डाइटरी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस गड़बड़ा जाता है क्योंकि गर्मी का टाइम है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स यानी मिनरल्स या खनिज तत्व हमारे बॉडी में, चिक्स की बॉडी में बना रहे, इसके लिए हमें वेनलाइट या इलेक्ट्रोलाइट नाम की चीज़ साथ में देनी होगी। इसके साथ साथ एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, जैसे ही चिक्स आता है 3 से 4 घंटे के बाद में गुड़ का पानी देने के बाद में न्यूज़पेपर अखबार नीचे बिछा दिया हो और उसी के ऊपर में आप चिक्स फीड आता है, वो चिक्स फीड आप पेपर के ऊपर में ही छिड़काव कर दीजिए। चिक्स फीड अपना बच्चा उठाता रहेगा आप साथ में और वेनलाइट पीता रहेगा। प्रयास ये करें कि 1 किलोग्राम गुड़ 1000 चिक्स के ऊपर में जब खत्म हो नॉर्मल पानी दें, लेकिन विशेष ये ध्यान रखना है कि चूंकि गर्मी के मौसम में पानी वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है, उसके कारण क्या होता है कि जब साफ पानी जब नीचे चला जाता है तो गंदा या उथला वाला जो पानी होता है वो आता है, उससे चिक्स में ई कोलाई नाम की बीमारी बहुत तेज फैलती है। उससे अर्ली चिक्स मॉर्टलिटी होता है, चिक्स बढ़ नहीं पाता और जिस पर्पस के लिए हमने वो फार्म डाला हुआ है उसको सफलता नहीं मिल पाती है और बर्ड चूंकि मर जाता है तो किसान को घाटा होता है। दूसरा एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब 1 हफ्ते के अंदर में जब चिक फीड खा लीजिएगा उसके बाद में अपने को स्टार्टर फीड के ऊपर में लाना है। 2 वैक्सीन का विशेष ध्यान रखना है। 2 वैक्सीन लगेगा, एक 7वें दिन लगेगा और एक 14th डे लगेगा। F1 वैक्सीन पहला लगता है जो 7वें दिन लगता है, उसको जनरली किसान लोग तो पीने के पानी में दे देते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में विशेष ध्यान रखना है कि अगर उसको पीने के पानी में ना दिया जाए और सीधे आई ड्रॉप बना के डाला जाए तो ज़्यादा कारगर है, दवा वेस्ट नहीं होगी और सीधे जिस अपने को चाहिए बीमारी से बचाओ तो उससे बच जाएगा। 14th डे में गंबोरो स्टैंडर्ड वैक्सीन होता है, वो वैक्सीनेशन करना है। और अगर आप 30 या 35 दिन के ऊपर में अपना चिक्स रखते हैं अपने फार्म में तो 32nd डे में अगेन F1 का फिर से एक बार वैक्सीनेशन कर देना है। प्रयास यही करना है कि हमें सिर्फ सीधे आई ड्रॉप पे ही डालना है, क्योंकि गर्मियों में पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है तो वैक्सीन खराब हो जाएगा, वैक्सीन उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फर्स्ट वीक में जब पहला हफ्ता में चिक्स आएगा तो 3 से 4 चिक्स पर स्क्वायर फुट रखा जाता है। ये एक थंब रूल है और इसी के हिसाब से जैसे जैसे वीक्स बढ़ता जाएगा बर्ड्स उसी हिसाब से रिड्यूस होता चला जाएगा। इस प्रकार हमारी बताई गई विधि का अगर आप पालन करते रहेंगे तो आपको उम्मीद के अतिरिक्त लाभ मिलता रहेगा। आपको आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हाईटेक खेती के अंतर्गत प्रदेश के बहुत से किसान भाई पॉली हाउस में टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च इत्यादि की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और इसी लाभ को देखते हुए जो किसान भाई पॉली हाउस लगवाना चाहते हैं वे किस प्रकार से लगाए पॉली हाउस तथा इस पर सरकार द्वारा कितना अनुदान दे है, इन सभी पहलुओं पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ भगवती लाल। जो ये ग्रीन हाउस की खेती है वो कम पानी, कम क्षेत्र को देखते हुए अच्छी लाभदायक खेती है। इसके लिए कृषक को सबसे पहले अपनी मिट्टी परीक्षण करवानी चाहिए। मिट्टी परीक्षण में नॉर्मल अगर रेंज है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पानी का परीक्षण है। पानी में लगभग 1 से कम जो ईसी है वो इस ग्रीन हाउस की क्रॉप के लिए सबसे अच्छी पानी की जो श्रेणी मानी जाती है। इसको देखते हुए जो आम काश्तकार जो खेती करता है वो खेती जो लगभग 10 बीघे की खेती जो करता है और 10 बीघे की खेती में जो अर्न करता है या खर्च होता है उसको देखते हुए अगर किसी काश्तकार के पास 1000 वर्ग मीटर का ग्रीन हाउस है तो लगभग उससे भी ज़्यादा अर्निंग कर सकता है। थोड़ा सा ये है कि उसको तकनीकी ज्ञान पूर्ण होना चाहिए या बराबर कृषि विभाग के अधिकारियों से है, कृषि पर्यवेक्षकों से है, उनसे बराबर संपर्क रखे। किसान भाई पॉली हाउस में विभिन्न फसलें जैसे शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर इत्यादि उगाकर इनसे अच्छा लाभ ले सकते हैं।
और कम भूमि में भी यह फसलें उगाकर आप इनसे अधिक उत्पादन ले सकते हैं। मॉनिटरिंग जो है वो सुबह शाम पौधे से पौधे की देखभाल जरूर बराबर उसको करनी पड़ती है। ये करने से ही वो अच्छी तरह से अपनी जीविकोपार्जन करके अच्छा कमा सकता है। दूसरा है, ग्रीन हाउस की खेती करने से पहले किसान को एक ध्यान और रखना पड़ेगा कि अपने आसपास में कौन सी मंडी है और उस समय में कौन सी चीज़ की बाजार में ज़रूरत है, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसको खेती करनी चाहिए। कि मान लो खीरे की डिमांड है तो खीरा करना चाहिए, और उस डिमांड के अगेंस्ट भी आपने खीरा कर लिया और अपने पास की मंडी में खीरा ज़्यादा है तो किसी अन्यत्र जगह ध्यान रख के उसको वहाँ भेजना पड़ेगा। मतलब प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग व्यवस्था को भी किसान को देखना बहुत आवश्यक है। और मार्केटिंग को देखते हुए ही, क्यों कि जब अपने पास ग्रीन हाउस है और बेमौसम की खेती करके अच्छा लाभ कमाना है तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, ताकि उस हिसाब से ही अपनी फसल का चुनाव करके और वो बोए ताकि वो ज़्यादा लाभांश ले सके। जो किसान भाई पॉली हाउस लगाना चाहते हैं तो वो किस प्रकार लगाएं इसको और क्या प्रक्रिया है इसको लगाने की, चलिए यह भी हम आपको बताते हैं। अब जो कोई किसान ग्रीन हाउस लगाना चाहता है तो उसको सबसे पहले अपने जिले के उद्यान विभाग का जो कार्यालय है वहाँ से संपर्क करना चाहिए और वहाँ से अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। और इसके लिए मोटे मोटे रूप से आवेदन पत्र है, आवेदन पत्र के साथ साथ लघु सीमांत सर्टिफिकेट है, और इसी के साथ काश्तकार का पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, मिट्टी पानी की परीक्षण रिपोर्ट है। जो भी मतलब आवश्यक दस्तावेज हैं वहाँ कार्यालय में जाने पर उनको बता दिया जाएगा और उसके हिसाब से अपनी फाइल जो ऑनलाइन करनी पड़ेगी, और ऑनलाइन करने के बाद वो पत्रावली संबंधित कार्यालय में आपको भेजनी पड़ेगी। यही इसकी प्रक्रिया रहेगी। रहा सवाल अनुदान का, जो भी राज्य सरकार की गाइडलाइन है, दिशा निर्देश हैं, जो उसमें सब्सिडी जो होगी और जिस श्रेणी में आप हैं उस श्रेणी के अनुसार आपको वो अनुदान मिल जाएगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है कुनेठा इटावा के कृषक रमाशंकर यादव ने। यह हरे चारे से साइलेज बनाने की विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो रमाशंकर यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पशुपालन है हमारा कृषि का एक अभिन्न अंग है, और पशुपालन में जो चारा की जो व्यवस्था होती है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। लगभग 70% जो खर्च होता है हमारे पशुपालन में वो चारे पे होता है, और खासकर जब लीन पीरियड होता है तो उस समय हरे चारे की कमी हो जाती है। ऐसी अवस्था में एक साइलेज को तैयार करके हम अपने पशुओं को अच्छा चारा प्रदान कर सकते हैं। साइलेज तैयार करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की फसलें होती हैं कि जिसमें एक साल्बुल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि मक्का, ज्वार, इस तरह की फसलों से हम साइलेज अच्छी प्रकार से तैयार कर सकते हैं। साइलेज तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि जो हम जिस फसल को हम ले रहे हैं उसमें साल्बुल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिकतम हो। इसके लिए जब हम फसल को लगाते हैं अपने खेतों में, उसके लिए जब फ्लावरिंग स्टेज आता है, जब फूल 50% फूलने की अवस्था होती है, उस अवस्था में उसको हम फसल को काटते हैं। उसके बाद उसकी कुट्टी काटकर हम दो तरीके से इसको हम साइलेज को बना सकते हैं। या तो हम साइलेज पिट बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 1 या 2 पशु हैं तो अपने पशुओं की संख्या के आधार पर हम पिट निर्धारण करते हैं कितना गहरा हमको करना है। हम जो चारा तैयार करते हैं, जो खेतों में बोते हैं, उसी चारे को हम अपने साइलो पिट में ले जाते हैं। तो जो अगर साइलो पिट बनाते हैं तो 1 साल का खर्च जो हमारा होता है उसके बाद उसमें कोई खर्च नहीं पड़ता। जो उसके साथ जो सप्लीमेंट हम डालते हैं, नमक या शीरा, वो हम साधारण तौर पर पशुओं को भी खिलाते हैं अलग से। तो इसलिए खर्च जो सिर्फ बढ़ता है वो हमारा पिट बनाने में, गड्ढा बनाने में बनता है। इसके अलावा खर्च जो होता है वो हमको उसमें कोई एक्स्ट्रा खर्च हमको नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। साइलेज बनाने के लिए उसमें हवा नहीं जानी चाहिए। हवा जाने से वो जो साइलेज हमारा है वो उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता जो है वो खराब हो जाती है और उसमें फंगस लगने की भी संभावना बढ़ जाती है।
ऐसी स्थिति में हमारा पहला यही होता है कि उसको हम उसमें हवा न जाने दें, उसको ठीक प्रकार से हर दबाते हुए साइलेज को जो हमारा जो घास है उसको दबाते हुए उसमें चाहे तो बीच बीच में हम जो मोलेसेस सीरा होता है वो भी उसमें डाल सकते हैं। कुछ हम नमक की भी मात्रा को उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं ताकि जो उसका साइलेज का जो स्वाद है वो और अच्छा हो जाए बाद में। तो हम जैसे जैसे उसको दबाते हैं उसके बाद उसको भरते जाते हैं और जब उसको साइलो पिट में जब हम उसको गड्ढे को बंद करना होता है तो उसको थोड़ा सा ऊंचाई तक ले जाते हैं जो हम चारा डालते हैं, ताकि जैसे जैसे वो कम होगा, पानी की मात्रा उसमें कम होगी तो वो नीचे बैठेगा और ऐसी स्थिति में अगर हम उसको ऊपर तक नहीं ले जाते हैं तो वो नीचे चला जाएगा और उसमें हवा जाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो उसको हम ऊपर तक ले जाते हैं, उसके बाद मिट्टी से और गोबर से उसको लीप देते हैं ताकि उसमें हवा किसी भी प्रकार अंदर ना जा पाए। लगभग 60 दिनों के बाद हम देखते हैं कि अलग अलग फसलों में 60 से 90 दिनों के बाद हम उसको किनारे से उसको खोलते हैं और जैसे जैसे हमारी पशु की आवश्यकता होती है उसको रोज का रोज निकालते हैं। थोड़ी देर उसको छाया में बाहर हवा में फैला देते हैं ताकि जो उसके जो उसमें जो गंध है वो थोड़ी सी वो खत्म हो जाए और पशु उसको खाना शुरू कर देती है। और जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बेस समय में जो हमारे पास हरा चारा उपलब्ध नहीं है उस समय में हम अगर अपने पशु को हरा चारा उपलब्ध करा देते हैं, क्योंकि साइलेज का मतलब वो हरे रूप में अपने पशुओं को खिलाना, तो उस समय अगर हम साइलेज को हरे के रूप में खिला देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जो पशुपालन है वो उसका व्यवसाय अच्छा होता है। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है मीनापुर कानपुर देहात के कृषक सुरेंद्र सिंह ने। इनके आम के बाग में कुछ रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है, या इनके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो सुरेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आम फलों का राजा कहलाता है और इसकी बागवानी हमारे संपूर्ण भारत, विशेष तौर से उत्तर भारत में तरह तरह की किस्में और प्रजातियों का खेती की जाती है। आम के बाग में फल लग चुके हैं और इस समय बाग में कुछ रोगों का प्रकोप भी होता है, जिसमें कोयलिया रोग इस समय बागानों में अधिक देखा जाता है, जिसे कई नामों से किसान भाई जानते हैं और हमारे किसान भाई ये भी जानते हैं कि ये रोग कितना हानिकारक है। इसीलिए इसके समाधान के क्या उपाय हैं, आइए जानते हैं। इस समय की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक है आम का कोयलिया रोग या काला सिरा, जिसे ब्लैक टिप भी कहते हैं, जिसका मुख्य कारण है कि ईंट के भट्ठों के नज़दीक अगर पेड़ होते हैं तो यह रोग अधिक पाया जाता है। और भट्ठे से, क्योंकि ये भट्ठे से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एथिलीन इस रोग का प्रमुख कारण हो सकती हैं। और तो इसके इसी तरह से ईंट के भट्ठों के इसका से निकली हुई तमाम तरह की गैस फलों में प्रभाव डालती हैं, जिसके कारण से प्रभावित फलों में बोरान की कमी हो जाती है और संभवतः बोरान के उपापचय में गड़बड़ी के कारण से ये लक्षण प्रकट होते हैं। लक्षण में से इसके फलों में इस बीमारी के लक्षण है कि ऊतक क्षयी पीले धब्बे बनते हैं पहले फलों के सिरों पर, और जो बाद में भूरे काले रंग के हो जाते हैं। इस भाग की त्वचा सख्त एवं कुछ दबी होती है। अंदर के ऊतक मृदु हो जाते हैं, मतलब ढीले हो जाते हैं। फलों के आगे की वृद्धि रुक जाती है तथा रोग बहुधा 6 से 8 सप्ताह के फलों एवं पकने वाले फलों के में पाया जाता है। ये रोग 6 से 8 सप्ताह की अवधि वाले फलों पर अधिक पाया जाता है। इस रोग के नियंत्रण करने के लिए जरूरी है कि ईंट भट्ठों को बागानों से कम 1.5 से 2.5 किलोमीटर दूर रखा जाए एवं 12 से 15 मीटर ऊंची चिमनियों का प्रयोग किया जाए। इसी तरह आम के बागानों को उत्तर दक्षिण दिशा में लगाया जाए, जिससे कि हवा द्वारा आम के बाग तक ये गैसेज ना आ पाए, जिससे फलों को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त बोरेक्स 1%, जिसको कह सकते हैं कि 10 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए, और ये छिड़काव दो बार करें। एक छिड़काव जब आम का जो फल है वो कांच की गोली या थोड़ा बड़ा उसके समान हो, और दूसरा 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए।
इस तरीके से अगर हम करते हैं तो आम के ये ब्लैक टिप या कोयलिया रोग को रोक सकते हैं। इसके अलावा इसी अवस्था पर एक और बीमारी लगती है जिसके लक्षण पत्तियों, टहनियों, बोर और फलों पर देखा जाता है। ये भी एक घातक बीमारी है जिसका उचित निदान नहीं होने पर भंडारण के बाद भी फलों को नुकसान होता है। इसीलिए इसका निदान कैसे करना है, आइए जानते हैं। एक बीमारी होती है श्याम बर्ड या एंथ्रेक्नोज, जो फफूंदी जनित बीमारी है और ये पत्तियों पर, इसके कारण से पत्तियों पर भूरे, काले, गोल या अनिश्चित आकार के धब्बे बन जाते हैं तथा पौधों की पत्तियों का या फलों का ऊतक सूखकर गिर जाते हैं और पत्तियां कटी फटी दिखाई देती हैं। हरी टहनियाँ में धब्बे बनते हैं जो बाद में सूख जाते हैं। शाखाएं ऊपर की ओर सूखने लगती हैं तथा आर्द्र मौसम में रोगी और मृत भागों पर कवक के छोटे और काले रंग के फलनकाय बनते हैं जो मंजरी या ब्लॉसम या फूलों वाले भाग में पुष्प मुरझाकर गिर जाते हैं और फल बिल्कुल नहीं लगते। अंत में फल गिर जाते हैं। पके फलों पर काले, गोल व अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं तथा धब्बे वो दबे हुए होते हैं। ये धब्बे पूरे छिलके पर बन जाते हैं और फल का मृद विगलन या सॉफ्ट राट होने लगता है, जिसके कारण से फल सड़ जाते हैं या खराब हो जाते हैं। इसके प्रबंधन के लिए ज़रूरी है कि रोगी टहनियों की छटाई करें और उन्हें जला देना चाहिए तथा जिन स्थानों पर मौसम रोग के अनुकूल होता है वहां पेड़ और बाग की सफाई तथा रासायनिक छिड़काव पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला छिड़काव मंजरियां के आने के पहले और शेष फल लग जाने पर पहले 1 सप्ताह के अंतर पर और बाद में 2 सप्ताह के अंतर पर करना चाहिए। दूसरा, जो फूल आने की अवस्था में बाइवेस्टीन 0.1% का 2 छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करके इस रोग के संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गुलाब जल और तेल निकालने के आसवन संयंत्र पर तकनीकी जानकारी। ब्रॉयलर मुर्गी पालन व्यवसाय कर रहे एक सफल मुर्गी पालक की कहानी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।